नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी मंत्र। नन्हा राम। नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के लिहाज से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला मालूम होता था। कोई घत या नक्श ऐसा नहीं था जो चोटी का पता दे। उसके जिस्म का हर उज़ू भद्देपन की हद तक मोटा था। जब चलता था तो ऐसा मालूम होता था कि फुटबॉल लुढ़क रहा। उम्र बमुश्किल 8 बरस की होगी, मगर बला का ज़हीन और चालाक था। लेकिन उसकी ज़हानत और चालाकी का पता उसके सरापा से लगाना बहुत मुश्किल था। मिस्टर शंकर आचार्य MELLB राम के पिता कहा करते थे कि मुंह में राम राम और बढ़ल में छुरी वाली मिसाल इस राम ही के लिए बनाई गई है। राम के मुंह से राम राम तो किसी ने सुना नहीं था, मगर उसकी बड़हल में छुरी की बजाय एक छोटी सी छड़ी जरूर हुआ करती थी, जिससे वो कभी कभी डगलस फेयरबैंक्स यानी बगदादी चोर की तेज जनी की नकल किया करता था। जब राम की माँ यानी मिसेज शंकर आचार्य उसके कान से पकड़कर उसके बाप के सामने लाईं तो वो बिल्कुल खामोश था। आंखें खुश्क थीं। उसका एक कान जो उसकी माँ के हाथ में था, दूसरे कान से बड़ा मालूम हो रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे से पता चलता था कि वो अपनी माँ से खेल रहा है और अपने कान को माँ के हाथ में देकर एक खास किस्म का लुत्फ उठा रहा है, जिसको दूसरों पर जाहिर करना नहीं चाहता। जब राम मिस्टर शंकर आचार्य के सामने लाया गया तो वो आराम से कुर्सी पर जमकर बैठ गए कि इस नालायक के कान खींचें। हालांकि वो उसके कान खींच खींच कर काफी से ज्यादा लंबे कर चुके थे और उसकी शरारतों में कोई फर्क न आने पाया था। वो अदालत में कानून के जोर पर बहुत कुछ कर लेते थे, मगर यहां इस छोटे से लौंडे के सामने उनकी कोई पेश न चलती थी। एक मर्तबा मिस्टर राम शंकर आचार्य ने किसी शरारत पर उसको परमेश्वर के नाम से डराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, वरना मुझे डर है परमेश्वर तुझसे खफा हो जाएंगे। राम ने जवाब दिया था, आप भी तो खफा हो जाया करते हैं और मैं आपको मना लिया करता हूं। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये पूछा था, बाबूजी, ये परमेश्वर कौन है? मिस्टर शंकर आचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया था, भगवान और कौन? हम सबसे बड़े। इस मकान जितने, इससे भी बड़े। देखो अब तू कोई शरारत न कीजियो, वरना वो तुझे मार डालेंगे। मिस्टर शंकर आचार्य ने अपने बेटे पर हैबत तारी करने के लिए परमेश्वर को इससे ज्यादा डरावनी शक्ल में पेश करने के बाद ये ख्याल कर लिया था कि अब राम सुधर जाएगा और कभी शरारत न करेगा। मगर राम जो उस वक्त खामोश बैठा था, अपने जेहन के तराजू में परमेश्वर को तोल रहा था। कुछ देर और करने के बाद जब उसने बड़े भोलेपन से कहा था, बाबूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए, तो मिस्टर रामा शंकर आचार्य की सारी थानूदानी और वकालत धरी की धरी रह गई थी। किसी मुकदमे का हवाला देना होता तो वो उस फाइल को निकाल कर दिखा देते, या अगर कोई ताज़ीरात हिंद की किसी दफ़ा के मुतअल्लिफ सवाल करता तो वो अपनी मेज़ पर से वो मोटी किताब उठाकर खोलना शुरू कर देते, जिसकी जिल्द पर उनके उस लड़के ने चाव से बेल बूटे बना रखे थे, मगर परमेश्वर को पकड़कर कहाँ से लाते, जिसके मुतल्लिक उन्हें खुद अच्छी तरह मालूम नहीं था कि वो क्या है, कहाँ रहता है और क्या करता है। जिस तरह उनको ये मालूम था कि दफ़ा 379 चोरी के फेल पर आयद होती है, इसी तरह उनको ये भी मालूम था कि मारने और पैदा करने वाले को परमेश्वर कहते हैं, और जिस तरह उनको ये मालूम नहीं था कि वो जिसके कानून बने हुए हैं उसकी असलियत क्या है, ठीक इसी तरह उनको परमेश्वर की असलियत मालूम न थी। वो MELLB थे, मगर ये डिग्री उन्होंने नई उलझनों में फंसने के लिए नहीं बल्कि दौलत कमाने के लिए हासिल की थी। वो राम को परमेश्वर न दिखा सके और न उसको कोई माकूल जवाब ही दे सके, इसलिए कि ये सवाल उनसे इस तरह अचानक तौर पर किया गया था कि इनका दिल परेशान हो गया था। वो सिर्फ इस कदर कह सके थे, जा राम जा, मेरा दिमाग न चाट, मुझे बहुत काम करना है। उस वक्त उन्हें काम बाकी बहुत करना था, मगर वो पुरानी शिकस्तों को भूलकर फौरन ही इस नए मुकदमे का फैसला कर देना चाहते थे। उन्होंने राम की तरफ खैमालूद निगाहों से देखकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज इसने कौन सी नई शरारत की है? मुझे जल्दी बताओ, मैं आज इसे डबल सजा दूंगा। मिसेज आचार्य ने राम का कान छोड़ दिया और कहा कि इस मुए ने तो जिंदगी बवाल कर रखी है, जब देखो नाचना, थिरकना, कूदना।
न आय की शर्म न गए का लिहाज। सुबह से मुझे सता रहा है। कई बार पीट चुकी हूं मगर यह अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। नेमत खाने में से 2 कच्चे टमाटर निकालकर खा गया है। अब मैं सलाद में इसका सर डालूं? ये सुनकर मिस्टर शंकराचार्य को एक धक्का सा लगा। वो ख्याल कर रहे थे कि राम के खिलाफ कोई संगीन इल्जाम होगा, मगर ये सुनकर कि उसने नेमत खाने से सिर्फ 2 कच्चे टमाटर निकालकर खाए हैं, उन्हें सख्त नाउम्मीदी हुई। राम को झिड़कने और कोसने के लिए उनकी सब तैयारी इकाई सर्द पड़ गई। उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनका सीना एकदम खाली हो गया, जैसे एक दफा उनके मोटर के पहिए की सारी हवा निकल गई थी। कच्चे टमाटर खाना कोई जुर्म नहीं। इसके अलावा अभी कल ही मिस्टर शंकराचार्य के एक दोस्त ने जो जर्मनी से तिब्ब की सनद ले आए थे, उनसे कहा था कि अपने बच्चों को खाने के साथ कच्चे टमाटर जरूर दिया कीजिए, क्योंकि इनमें कसरत से विटामिन हैं। मगर अब चूंकि वो राम को डांट डपट करने के लिए तैयार हो गए थे और उनकी बीवी की भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा और करने के बाद एक कानूनी नुक्ता सोचा और इस इंकिशाफ पर दिल ही दिल में खुश होकर अपने बेटे से कहा, मेरे नजदीक आओ और जो कुछ मैं तुझसे पूछूं सच सच बता। मिसेज रामा शंकराचार्य चली गईं और राम खामोशी से अपने बाप के पास खड़ा हो गया। मिस्टर रामा शंकराचार्य ने पूछा, तूने नेमत खाने से 2 कच्चे टमाटर निकालकर क्यों खाए? राम ने जवाब दिया, 2 कहा थे। माता जी झूठ बोलती हैं। तू ही बता कितने थे? 1.5, एक और आधा। राम ने ये अल्फाज उंगलियों से आधे का निशान बनाकर अदा किए। दूसरे आधे से माताजी ने दोपहर को चटनी बनाई थी। चलो 1.5 ही सही, पर तूने ये वहां से उठाए क्यों? राम ने जवाब दिया, खाने के लिए। ठीक है, मगर तूने चोरी की। मिस्टर शंकराचार्य ने कानूनी नुक्ता को पेश किया। चोरी? बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की। टमाटर खाए हैं। मगर ये चोरी कैसे हुई? ये कहता हुआ राम फर्श पर बैठ गया और लौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा। ये चोरी थी। दूसरे की चीज को उसकी इजाजत के बगैर उठा लेना चोरी होती है। मिस्टर शंकराचार्य ने यूं अपने बच्चे को समझाया और ख्याल किया कि वो इनका मफहूम अच्छी तरह समझ गया है। राम ने फौरन कहा, मगर टमाटर तो हमारे अपने थे, मेरी माताजी के। मिस्टर रामा शंकराचार्य सटपटा गए, मगर फौरन अपना मतलब वाज़ेह करने की कोशिश की। तेरी माताजी के थे, ठीक है, पर वो तेरे तो नहीं हुए। जो चीज उनकी है वो तेरी कैसे हो सकती है? देख सामने मेज पर जो तेरा खिलौना पड़ा है, उठा ला, मैं तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। राम उठा और दौड़कर लकड़ी का घोड़ा उठा लाया और अपने बाप के हाथ में दे दिया। ये लीजिए। मिस्टर रामा शंकराचार्य बोले, हाँ तो देख, ये घोड़ा तेरा है ना? जी हाँ। अब अगर मैं इसे तेरी इजाजत के बगैर उठाकर अपने पास रख लूं, तो ये चोरी होगी। फिर मिस्टर रामा शंकर ने मजीद वजाहत से काम लेते हुए कहा, और मैं चोर नहीं पिताजी, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको चोर नहीं कहूंगा। मेरे पास खेलने के लिए हाथी जो है, क्या आपने अभी तक देखा नहीं है? कल ही मुंशी दादा ने लाके दिया है। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये कह वो तालियां बजाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और मिस्टर रामा शंकराचार्य आंखें झपकते रह गए। दूसरे रोज मिस्टर रामा शंकराचार्य को एक खास काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी। एक अरसे से वो छोटे राम को देखने के लिए बेहरार थी। चुनाचे एक पंथ 2 काज के पेशे नजर मिस्टर रामा शंकराचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए, मगर इस शर्त पर कि वो रास्ते में कोई शरारत न करेगा। नन्हा राम इस शर्त पर बोरी बंद स्टीफन के प्लेटफार्म तक कायम रह सका। इधर दक्कन क्वीन चली और उधर राम के नन्हे से सीने में शरारतें मचलना शुरू हो गईं। मिस्टर रामा शंकराचार्य 2nd क्लास कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले मुसाफिर का अखबार पढ़ रहे थे और सीट के आखिरी हिस्से पर राम खिड़की में से बाहर झांक रहा और हवा का दबाव देखकर ये सोच रहा था कि अगर वो उसे ले उड़े तो कितना मजा आए। मिस्टर रामा शंकराचार्य ने अपनी ऐनक के गोशों से राम की तरफ देखा और उसको बाजू से पकड़कर नीचे बिठा दिया। तू चैन भी लेने देगा या नहीं? राम आराम से बैठ जा कहते हुए उनकी नजर राम की नई टोपी पर पड़ी।
जो उसके सर पर चमक रही थी। इसे उतारकर रख नालायक, हवा से उड़ जाएगी। उन्होंने राम के सर पर से टोपी उतारकर उसकी गोद में रख दी। मगर थोड़ी देर के बाद टोपी फिर राम के सर पर थी और वो खिड़की से बाहर सर निकाले दौड़ते हुए दरख्तों को नौर से देख रहा था। दरख्तों की भाग दौड़ राम के ज़हन में आंख मिचौली के दिलचस्प खेल का नक्शा खींच रही थी। हवा के झोंके से अखबार दोहरा हो गया और मिस्टर रामाशंकराचार्य ने अपने बेटे के सर को फिर खिड़की से बाहर पाया। गुस्से में उन्होंने इसका बाजू खींचकर अपने पास बिठा लिया और कहा कि अगर तू यहां से 1 इंच भी हिला तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों में रख दी। इस काम से फारिग होकर उन्होंने अखबार उठाया और वो अभी उसमें वो सतर ही ढूंढ रहे थे जहां से उन्होंने पढ़ना छोड़ा था कि राम ने खिड़की के पास सरक कर बाहर झांकना शुरू कर दिया। टोपी उसके सर पर थी। ये देखकर मिस्टर शंकराचार्य को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ भूखी चील की तरह टोपी की तरफ बढ़ा और चश्मेज़दन में वो उनकी सीट के नीचे थी। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही न मिला। मुड़कर उसने अपने बाप की तरफ देखा मगर उनके हाथ खाली नजर आए। इसी परेशानी में उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे एक खाली कागज का टुकड़ा उड़ता नजर आया। उसने ख्याल किया कि ये मेरी टोपी है। इस ख्याल के आते ही उसके दिल को एक धक्का सा लगा। बाप की तरफ मलामत भरी नजरों से देखते हुए उसने कहा, बाबूजी, मेरी टोपी। मिस्टर शंकराचार्य खामोश रहे। हाय मेरी टोपी, राम की आवाज बुलंद हुई। मिस्टर शंकराचार्य कुछ न बोले। राम ने रोनी आवाज में कहा, मेरी टोपी, और अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आपने ही दिया था, इसने इतना कहा और रोने लगा। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने जरा डांट पिलाई तो राम ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हुए। राम का रोना सिर्फ टोपी ही बंद करा सकती थी। चुनांचे मिस्टर रामाशंकराचार्य ने थक हारकर उससे कहा, टोपी वापस आ जाएगी मगर शर्त यह है कि तू उसे पहनेगा नहीं। राम की आंखों में आंसू फौरन खुश्क हो गए, जैसे तपती हुई रेत में बारिश के कतरे जज्ब हो जाए। सरक कर आगे बढ़ाया, उसे वापस ला दीजिए। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने कहा, ऐसे थोड़ी वापस आ जाएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट में सब मुसाफिर बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे। मंत्र, ये कहते हुए राम को फौरन वो किस्सा याद आ गया जिसमें एक लड़के ने मंत्र के जरिए से दूसरों की चीजें गायब करना शुरू कर दी थी। पढ़िए पिताजी, ये कहकर वह खूब गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा। गोया मंत्र पढ़ते वक्त मिस्टर रामाशंकराचार्य के गंजे सर पर सींग उगाएंगे। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने इस मंत्र के बोल याद करते हुए जो उन्होंने बचपन में इंद्रजाल मुकम्मल से ज़बानी याद किया था कहा, तू फिर शरारत तो न करेगा? नहीं बाबूजी। राम ने जो मंत्र की गहराइयों में डूब रहा था, अपने बाप से शरारत न करने का वादा कर लिया। मिस्टर रामाशंकराचार्य को मंत्र के बोल याद आ गए और उन्होंने दिल ही दिल में अपने हाफिजे की दाद देकर अपने लड़के से कहा, ले अब तू आंखें बंद कर ले। राम ने आंखें बंद कर लीं और मिस्टर रामाशंकराचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओंग नाकामी श्री मतदेश ओतमारे भरनीक पर स्वाह। मिस्टर रामाशंकराचार्य का एक हाथ सीट के नीचे आ गया और स्वाह के साथ ही राम की टोपी उसकी गदगदी रानों पर आ गिरी। राम ने आंखें खोल दी। टोपी उसकी चपटी नाक के नीचे पड़ी थी और मिस्टर रामाशंकराचार्य की नुकीली नाक का बांसा ऐनक की सुनहरी गिरफ्त के नीचे थरथरा रहा था। अदालत में मुकदमा जीतने के बाद उन पर यही कैफियत तारी हुआ करती थी। टोपी आ गई। राम ने सिर्फ इस कदर कहा और चुप हो रहा और मिस्टर रामाशंकराचार्य राम को खामोश बैठने का हुक्म देकर अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए। एक खबर काफी दिलचस्प और अखबारी जबान में बेहद सनसनीखेज थी। चुनांचे वो मंत्र व फेरा सब कुछ भूलकर इसमें डूब गए। दक्कन क्वीन बिजली के परों पर पूरी तेजी से उड़ रही थी।
उसके आहनी पहियों की यकाहंग गड़गड़ाहट अखबार की सनसनी पैदा करने वाले खबर की हर सतर को बड़ी सनसनीखेज बना रही थी। मिस्टर रामाशंकराचार्य ये सतर पढ़ रहे थे। अदालत पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ टाइपराइटर की टिक टिक सुनाई देती थी। मुल्जिम इकाई चिल्लाया, बाबूजी। मिस्टर रामाशंकराचार्य को यूं मालूम हुआ कि ज़ेर-ए-ज़र सतर के आखिरी अल्फाज कागज पर उछल पड़े। राम के थरथराते हुए होंठ बता रहे थे कि वो कुछ कहना चाहता है। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने जरा तेजी से कहा, क्या है? और ऐनक के एक गोशे में से टोपी को सीट पर पड़ा देखकर इत्मीनान कर लिया। राम आगे सरक आया और कहने लगा, बाबूजी, वही मंत्र पढ़िए। क्यों? ये कहते हुए मिस्टर रामाशंकराचार्य ने राम की टोपी की तरफ गौर से देखा, जो सीट के कोने में पड़ी थी। आपके कागज जो यहां पड़े थे, मैंने बाहर फेंक दिए हैं। राम ने इसके आगे कुछ और भी कहा, मगर मिस्टर रामाशंकराचार्य की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बिजली की सरात के साथ उठकर उन्होंने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा, मगर रेल की पटड़ी के साथ तितलियों की तरह फड़फड़ाते हुए कागजों के पुर्जों के सिवा कुछ नजर न आया। तूने वो कागज फेंक दिए हैं जो यहां पड़े थे? उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। राम ने इस बात में सर हिला दिया, आप वही मंत्र पढ़िए ना। मिस्टर रामाशंकराचार्य को ऐसा कोई मंत्र याद न था जो सचमुच की खोई हुई चीजों को वापस ला सके। वो सख्त परेशान थे। वो कागजात जो उनके बेटे ने फेंक दिए थे, ये एक नए मुकदमे की नकल थी, जिसमें 40,000 की मालियत के कानूनी कागजात पड़े थे। मिस्टर रामाशंकराचार्य एमए LLB की बाजी उनकी अपनी चाल ही से मात हो गई थी। एक लम्हे के अंदर अंदर उनको कानूनी कागजात के बारे में सैकड़ों ख्यालात आए। जाहिर है कि मिस्टर रामाशंकराचार्य के मुवक्किल का नुकसान उनका अपना नुकसान था। मगर अब वो क्या कर सकते थे? सिर्फ ये कि अगले स्टेशन पर उतरकर रेल की पटरी के साथ साथ चलना शुरू कर दें और वहीं 15 मील तक इन कागजों की तलाश में मारे मारे फिरते रहें। मिले न मिले उनकी किस्मत। एक लम्हे के अंदर अंदर सैकड़ों बातें सोचने के बाद बिला फिर उन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर तलाश पर कागजात न मिले तो वो मुवक्किल के सामने सिरे से इनकार ही कर देंगे कि उसने उनको कभी कागजात दिए थे। अथलाथी और कानूनी तौर पर सरासर नाजायज था, मगर इसके अलावा और हो भी क्या सकता था? इस तसल्ली बख्श ख्याल के बावजूद मिस्टर रामाशंकराचार्य के हलक में तल्खी सी पैदा हो रही थी। इकाई उनके दिल में आई कि कागजों की तरह वो राम को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे। मगर इस ख्वाहिश को सीने ही में दबाकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। इसके होंठों पर एक अजीबोगरीब सा तबस्सुम मुंजमद हो रहा था। उसने हौले से कहा, बाबूजी, मंत्र पढ़िए। चुपचाप बैठा रह वरना याद रख गला घोंट दूंगा। मिस्टर शंकराचार्य भुन्ना गए। उस मुसाफिर के लबों पर जो लौर से बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहा था, एक मानी फेज मुस्कुराहट नाच रही थी। राम आगे सरक आया। बाबूजी, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूं। मिस्टर रामाशंकराचार्य ने आंखें बंद न की, लेकिन राम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओनक मियांग शियांक लो मुद्दागा फिरो दमा स्वाहा। और स्वाहा के साथ ही मिस्टर रामाशंकराचार्य की गोश्त भरी रान पर एक पलंदा आ गिरा। उनकी नाक का पासा ऐनक की सुनहरी गिरफ्त के नीचे जोर से कांपा। राम की चपटी नाक की गोल और लाल नथुने भी कांप रहे थे। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।